मैं राजवीर सिंह शोरान, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, SRR मोररका गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स। पिछले कंटेंट के अंदर अपने BSc पार्ट 3 यानी आपकी क्लास के अंदर पहली यूनिट NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट की थी। उसके अंदर अपन ने डिस्कस किया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी NMR जो है वो क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, इस NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की थ्योरी क्या है और इसकी एक्सपेरिमेंटल मेथड्स क्या हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के, और सम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू NMR स्पेक्ट्रम इत्यादि के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया पहले। आज जो है अपन उसी को कंटिन्यू रखते हुए इसी यूनिट के अंदर आगे जो है उसको डिस्कस करेंगे अपन। तो आज का टॉपिक है अपना केमिकल शिफ्ट यानी रासायनिक विस्थापन। तो ये रासायनिक विस्थापन क्या होता है और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी फैक्टर्स इफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। तो जैसे कि अपने को पता है कि NMR स्पेक्ट्रम में जो भी प्राप्त संकेत हैं वो किसी भी यौगिक में उपस्थित प्रोटॉन के प्रकार की व्याख्या करते हैं, चाहे प्रोटॉन एरोमेटिक, एलिफेटिक या प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑक्सीजन अथवा हैलोजन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु अलग अलग स्थान पर NMR के संकेत देते हैं, क्योंकि इन प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉनिक वातावरण जो है वो भिन्न भिन्न होता है। यही इलेक्ट्रॉनिक वातावरण जो है, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट निर्धारित करता है कि NMR स्पेक्ट्रम में प्रोटॉन किस स्थान पर अवशोषण प्रदर्शित करेगा। उसी के परिणाम स्वरूप जो है NMR के संकेत प्राप्त होते हैं। यानी प्रत्येक प्रोटॉन के आसपास उपस्थित बंध बनाने में काम आने वाले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट का निर्माण करते हैं। यानी जब किसी भी अपन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी पार्टिकल को अपन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं तो होता क्या है, मॉलिक्यूल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्रण करने लगते हैं। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि वो एक चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उत्पन्न करता है। इस चुंबकीय क्षेत्र को अपन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, यानी प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के विपरीत दिशा में कार्य करता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि उसी दिशा में कार्य करता है। यदि प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करे तो प्रोटॉन परिरक्षित हो जाता है, परंतु यदि प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में कार्य करे, अर्थात उसे सुदृढ़ करे यानी रीइंफोर्स करे, तो प्रोटॉन डिशिल्डेड हो जाता है। इस प्रकार प्रोटॉन के परिरक्षण से NMR संकेत उच्च क्षेत्र अब फील्ड शिफ्ट की ओर विस्थापित हो जाता है, जबकि डिशिल्डिंग यानी विपरीक्षण से निम्न क्षेत्र की ओर विस्थापित डाउन फील्ड शिफ्ट हो जाता है। अतः इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रोटॉन के परिरक्षण, शील्डिंग अथवा डिशिल्डिंग से NMR स्पेक्ट्रम में NMR संकेत की स्थिति में हुए विस्थापन को रासायनिक विस्थापन कहा जाता है। तो डेफिनेशन क्या हो गई, दोबारा सुन लो, केमिकल शिफ्ट की या रासायनिक विस्थापन की। इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रोटॉन के शील्डिंग अथवा डिशिल्डिंग से NMR स्पेक्ट्रम में NMR संकेत की स्थिति में हुए विस्थापन को रासायनिक विस्थापन कहते हैं। जैसे प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा रासायनिक विस्थापन जो है दो प्रकार से प्रभावित होता है। यदि प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो तो प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र से कम हो जाएगा। इसे अपन पॉजिटिव शील्डिंग कहते हैं तथा NMR स्पेक्ट्रम में संकेत हाई फील्ड की ओर विस्थापित हो जाएगा, जैसे कि नीचे डायग्राम में दिखाया है। इस डायग्राम में देख सकते हैं अपन
दूसरा, यदि प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में कार्य करे अर्थात उसे सुदृढ़ करे तो प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र से अधिक हो जाता है। इसे अपन नेगेटिव शील्डिंग कहते हैं अर्थात डीशील्डिंग कहते हैं। और इसमें एनएमआर स्पेक्ट्रम में संकेत जो है वो डाउनफील्ड की ओर विस्थापन होता है। अणु में विभिन्न प्रोटॉन के रासायनिक विस्थापन ज्ञात करने के लिए एक संदर्भ यौगिक को काम में लिया जाता है। अधिकांशतः अपन टेट्रा मिथाइल साइलेन अर्थात TMS को काम में लेते हैं, टेट्रा मिथाइल साइलेन। इसको संदर्भ के रूप में क्यों काम में लेते हैं, इसके कारण क्या है कि यह रासायनिक रूप से अक्रिय है यानी नॉन रिएक्टिव है, चुंबकीय रूप से आइसोट्रोपिक है, वाष्पशील है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 300 केल्विन अर्थात अधिकांश कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। यह एक तीव्र अवशोषण संकेत देता है तथा लगभग सभी प्रकार के प्रोटॉन से उच्च क्षेत्र में अवशोषण प्रदर्शित करता है। क्योंकि TMS के समतुल्य प्रोटॉन्स यानी इक्विवेलेंट प्रोटॉन का परिरक्षण उच्चतम होता है, अतः TMS के NMR संकेत को संदर्भ संकेत के रूप में यानी रेफरेंस सिग्नल के रूप में काम में लिया जाता है तथा अन्य प्रोटॉन के रासायनिक विस्थापन को इस संदर्भ संकेत के सापेक्ष ज्ञात किया जा सकता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं किसी प्रोटॉन द्वारा प्रदर्शित अवशोषण संकेत तथा TMS अवशोषण संकेत के मध्य का विस्थापन रासायनिक विस्थापन कहलाता है। NMR स्केल यानी रासायनिक विस्थापन को दर्शाने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है वह लगाए गए चुंबकीय आघूर्ण के पार्ट्स पर मिलियन के रूप में होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि TMS के सापेक्ष किसी भी प्रकार के प्रोटॉन के रासायनिक विस्थापन का मान ज्ञात किया जा सकता है। अधिकांशतः रासायनिक विस्थापन को डेल्टा पैमाने के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। किसी भी प्रोटॉन के लिए डेल्टा का मान 60 मेगाहर्ट्ज़ अथवा 100 मेगाहर्ट्ज़ पर समान होता है और यह डायमेंशन लेस होता है। इस प्रकार से अपन डेल्टा को सामान्यतः ppm के रूप में व्यक्त करते हैं। इस पैमाने में TMS के अवशोषण संकेत को शून्य मान लिया जाता है तथा अन्य प्रोटॉन के रासायनिक विस्थापन का मान इसके संदर्भ में बढ़ता जाता है। अब टो स्केल क्या है, इस पैमाने में TMS के अवशोषण संकेत को 10 मानते हैं तथा अन्य प्रोटॉन के रासायनिक विस्थापन का मान इस संदर्भ में घटता चला जाता है। अतः टो इजगल टू 10.0 माइनस डेल्टा। अब नेक्स्ट इसमें है रासायनिक विस्थापन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। कौन कौन से कारक हैं जो रासायनिक विस्थापन को प्रभावित करते हैं। इसमें पहला है इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव। ये पर्टिकुलरली अपन को पता है कि कार्बनिक यौगिक में प्रोटॉन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अथवा अन्य परमाणु से सिग्मा बंध द्वारा जुड़ा रहता है। जब इसे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन चक्रण करने लगते हैं जिससे प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र के प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र से समान दिशा अथवा विपरीत दिशा में होने पर क्रमशः प्रोटॉन विपरीक्षित तथा परिरक्षित हो जाता है। यदि प्रोटॉन से विद्युतऋणी परमाणु जुड़ा हो तो प्रोटॉन का परिरक्षण हो जाता है और परमाणु की विद्युत ऋणता जितनी अधिक होगी प्रोटॉन का विपरिरक्षण उतना ही अधिक होगा। फलस्वरूप अवशोषण संकेत का रासायनिक विस्थापन उतना ही अधिक होगा अर्थात डेल्टा का मान उतना ही अधिक होगा। ये नंबर 1 इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें जैसे मेथिल फ्लोराइड है, इसमें डेल्टा का मान जो है 4.26, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, इसमें हेलोजन्स या मेथिल आइडाइड। इसके अंदर हेलोजन की विद्युत ऋणता क्रम क्या है। फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव दैन क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव दैन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव दैन आयोडीन। यानी फ्लोरीन की विद्युत ऋणता का मान जो है चूँकि इसमें सबसे सर्वाधिक है अतः ये मेथिल प्रोटॉन को सर्वाधिक विपरिरक्षित करेगा। फलस्वरूप अवशोषण संकेत निम्न क्षेत्र अथवा
उच्च डेल्टा मान पर प्राप्त होंगे। कार्बन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता का क्रम निम्न प्रकार से होता है। जैसे OCH3, CH3N, CH3C, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन नाइट्रोजन, इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन। मेथेनॉल है, मेथेनॉल में 2 प्रकार के हाइड्रोजन मिलते हैं, इसमें 2 NMR अवशोषण संकेत प्राप्त होंगे। ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े प्रोटॉन की तुलना में मेथिल प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा, क्योंकि कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है, अर्थात मेथिल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन द्वारा अधिक परिरक्षित होंगे। परिणाम स्वरूप अपन ये कह सकते हैं कि NMR अवशोषण संकेत जो है अप फील्ड में मिलेगा तथा डेल्टा का मान इसमें कम होगा। विद्युत दूसरा अपन ये देख सकते हैं, विद्युत ऋणी परमाणु से प्रोटॉन की दूरी बढ़ने के साथ साथ परिरक्षण प्रभाव कम होता जाता है, अर्थात डेल्टा का मान भी कम होता जाएगा। जैसे CH3Cl और एक CH3CH2Cl, यानी एक तो अपन मेथिल क्लोराइड लें और दूसरा एथिल क्लोराइड लें, तो एथिल क्लोराइड के अंदर दूरी अधिक हो गई और मेथिल क्लोराइड के अंदर क्या है, कम है। यानी मेथिल प्रोटॉन की दूरी इसमें मेथिल क्लोराइड में कम है और एथिल क्लोराइड में अधिक है, तो परिरक्षण प्रभाव जो है मेथिल में अधिक होगा और एथिल के अंदर कम होगा, और डेल्टा ppm जो है वो मेथिल क्लोराइड का 3.0 होगा और एथिल क्लोराइड का 1.5। एक ही कार्बन परमाणु पर अगर हैलोजन परमाणु की संख्या बढ़ती है तो प्रोटॉन का परिरक्षण होता चला जाता है और परिणाम स्वरूप रासायनिक विस्थापन जो है निम्न क्षेत्र की ओर होता जाता है, अर्थात डेल्टा का मान बढ़ता है। जैसे मेथेन, मेथिल क्लोराइड, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, तो इसके अंदर डेल्टा का मान जो है 0.9 ppm, क्रमशः है 3.0 ppm और डेल्टा 5.25 ppm, और क्लोरोफॉर्म यानी ट्राइक्लोरोमेथेन के अंदर 7.24 ppm होता है। प्रोटॉन से जुड़े कार्बन परमाणु पर सीधे हैलोजन परमाणु के जुड़ने पर निम्न प्रकार का अक्षेत्र विस्थापन मिलता है, प्रतिस्थापन। जैसे मेथिल क्लोराइड है या एल्किल क्लोराइड है या मोर एल्किल क्लोराइड, यानी डिस्टेंस इसमें बढ़ गई, तो ये एक इंडक्टिव इफेक्ट का है। दूसरा वान डर वाल्स परिरक्षण यानी वान डर वाल्स डीशिल्डिंग, ये कैसे प्रभावित करता है, तो अधिक प्रतिस्थापी समूह युक्त अणुओं में कुछ प्रोटॉन जो है त्रिविम बाधा की स्थिति में आ जाते हैं, यानी बड़े समूह जो बल्कि ग्रुप होते हैं, एल्किल ग्रुप जिसको बल्कि यानी R का इलेक्ट्रॉन अब्र प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन अब्र को प्रतिकर्षित करता है, फलस्वरूप प्रोटॉन का विपरिरक्षण हो जाता है, जिससे प्रोटॉन निम्न क्षेत्र अथवा उच्च डेल्टा मान में अवशोषण संकेत प्रदर्शित करते हैं। इसे वान डर वाल्स डीशिल्डिंग कहते हैं। जैसा कि इसमें चित्र में दिखाया है कि प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र वो ऊपर की ओर चला जाता है, इसमें RCH डबल बॉन्ड CH और R। फिर तीसरा इसमें इफ़ेक्ट ऑफ मैग्नेटिक अनाइसोट्रॉपी और स्पेस इफेक्ट। स्पेस इफेक्ट के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण जो होता है, विशेषकर पाई इलेक्ट्रॉन के चक्रण के परिणाम स्वरूप नाभिक के चारों ओर एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है, जो कि प्रोटॉन पर प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होने पर प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र को कम करता है, अर्थात प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होने पर प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र को रीइंफोर्स कर देता है। इसी प्रकार प्रोटॉन का परिरक्षण अथवा विपरिरक्षण प्रोटॉन की स्थिति अथवा प्रोटॉन के दिक् विन्यास पर निर्भर करता है, क्योंकि प्रोटॉन का परिरक्षण और विपरिरक्षण प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष अणु के ओरिएंटेशन पर निर्भर करता है, अर्थात इसे अनआइसोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। ये 2 प्रकार का हो सकता है, डाईमैग्नेटिक अनआइसोट्रोपिक इफेक्ट और पैरामैग्नेटिक अनआइसोट्रोपिक इफेक्ट। तो इसको भी अपन डिस्कस कर सकते हैं। इसके जैसे जब कोई भी प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो अर्थात उसका विरोध करे तो प्रोटॉन का परिरक्षण होता है, अर्थात NMRs के जो ऑब्जॉर्प्शन होंगे वो हाई फील्ड अर्थात निम्न डेल्टा का मान जो है उसमें प्राप्त होगा। जैसे अल्काइंस
ऐसे ही पैरामैग्नेटिक अनाइसोट्रोप है, जब प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की समृद्धि रीइंफोर्स करे तो प्रोटॉन विपरिरक्षित होता है तथा NMR अवशोषण संकेत डाउनफील्ड यानी निम्न क्षेत्र अर्थात उच्च डेल्टा मान पर प्राप्त होंगे, जैसे अल्कीन, बेंजीन, एल्डिहाइड, इस प्रकार से। जैसे कुछ उदाहरण है इसके, अल्काइंस है, अल्कीन के बाद एल्डिहाइड्स आते हैं इसी में एग्जांपल। एल्डिहाइड के बाद जो आपका बेंजीन, एसीटोफिनोन और आपका एन्युलिन है, ये इसमें फैक्टर है। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसको प्रभावित करती है केमिकल शिफ्ट को। यदि किसी यौगिक में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है तो उसमें NMR जो हैं वो अवशोषण संकेत यानी डाउनफील्ड में प्राप्त होगा। हाइड्रोजन बंध में प्रोटॉन अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु से जुड़ा होता है, जिससे प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, जिससे प्रोटॉन विपरिरक्षित हो जाता है तथा अवशोषण संकेत निम्न क्षेत्र डाउनफील्ड अथवा उच्च डेल्टा मान पर प्राप्त होंगे। हाइड्रोजन के अंदर भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके डिफरेंस जो है वो भी इसमें कर सकते हैं। अपन ये कह सकते हैं कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो किसी भी प्रकार का विस्थापन प्रदर्शित नहीं करता है, तो इसी आधार पर अंतः अणुक यानी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को विभेदित किया जा सकता है। तो ये रासायनिक विस्थापन क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में अपन ने पढ़ा। इसी प्रकार से स्पिन कपलिंग कांस्टेंट युग्मन स्थिरांक चक्रण युग्मन के प्रभावी होने का माप होता है। इसमें मल्टीप्लेट की दो निकटवर्ती शिखरों के केंद्र के मध्य की दूरी नियत होती है। इसे चक्रण युग्मन स्थिरांक कहते हैं। युग्मन स्थिरांक को J से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई साइकिल्स पर सेकंड अथवा हर्ट्ज होती है। युग्मन स्थिरांक का मान प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है। युग्मन स्थिरांक का मान सामान्यतः 1 से 20 हर्ट्ज के मध्य होता है। युग्मन स्थिरांक का मान युग्मित प्रोटॉन के मध्य संरचनात्मक अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। ज्यामितीय समावेश में विपक्ष प्रोटॉन के युग्मन स्थिरांक का मान समपक्ष प्रोटॉन के युग्मन स्थिरांक की तुलना में अधिक होता है। तो इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं स्पिन कपलिंग कांस्टेंट। जैसे मान लो अपन ने उदाहरण लिया 1,2 ट्राइक्लोरोथेन, 1,2 ट्राइक्लोरोएथेन। इस यौगिक के अंदर NMR स्पेक्ट्रम में 2 अवशोषण संकेत होंगे। प्रत्येक में युग्मन स्थिरांक J का मान स्थिर होता है। 2 समतुल्य प्रोटॉन के प्रभाव में प्रोटॉन B, जैसा कि उसमें A और B यानी 2 प्रकार के प्रोटॉन हैं, तो प्रोटॉन A के प्रभाव में प्रोटॉन B ट्रिपलेट देगा, जबकि प्रोटॉन B के प्रभाव में प्रोटॉन A का डबलेट प्राप्त होगा। ऐसे ही कुछ उदाहरण दिए हैं इसमें। प्रोपिल आयोडाइड है, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो इसमें, या प्रोपेन का देख सकते हो। समतुल्य प्रोटॉन्स आपस में इंटरेक्शन नहीं करते हैं। तो ये आपका इसके अंदर है पूरा स्पिन कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है। अब नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशंस क्या हैं, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशंस क्या हैं। यानी इसकी सहायता से NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से किसी यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह की पहचान की जा सकती है। किसी यौगिक में उपस्थित नाभिक के प्रकार की गणना की जा सकती है। किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न समूह की अपेक्षित स्थिति का ज्ञान हो जाता है, अर्थात किसी भी अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जा सकता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में जल तथा NaOH के OH प्रोटॉन का विनिमय 10⁻² सेकंड से भी कम समय में होता है। तो प्रोटॉन के अनुनाद के आधार पर भी अज्ञात यौगिक की पहचान की जा सकती है। इसमें कुछ एक एग्जाम्पल है, जैसे अल्कोहल है जब प्रोटॉन ऑक्सीजन से जुड़ा हो, या जल है, फिनॉल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है जब प्रोटॉन नाइट्रोजन से जुड़ा हो। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं अमीन है, अमाइड है। इस प्रकार के कुछ एक एग्जाम्पल देख लेना इसमें। फिर है इंटरप्रिटेशन ऑफ NMR स्पेक्ट्रम ऑफ सम इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड में 2 प्रकार के प्रोटॉन, मेथिल प्रोटॉन तथा मेथिलीन प्रोटॉन होते हैं,
बताता है 2 प्रकार के NMR इस अवशोषण संकेत प्राप्त होंगे। मेथिल समूह के 3 समतुल्य प्रोटॉन का अवशोषण संकेत मेथिलीन प्रोटॉन के अभाव के कारण N+1 अर्थात 2+1 3 शिखरों में स्प्लिटिंग होती होकर डेल्टा का मान 1.7 ppm पर एक ट्रिपलेट देगा, जबकि मेथिलीन समूह में 2 समतुल्य प्रोटॉन का अवशोषण संकेत मेथिल समूह के 3 प्रोटॉन के प्रभाव के कारण स्प्लिटिंग होकर 3+1 यानी 4 क्वार्टेट देगा। मेथिल समूह की सापेक्षिक तीव्रता का मान 1:2:1 तथा मेथिलीन समूह के लिए 1:3:1 1:3:3:1। इसी प्रकार आप जो है एथेनॉल का देख सकते हैं। एथेनॉल में 3 प्रकार के प्रोटॉन होंगे, एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ प्रोटॉन है, एक CH2 से जुड़ा हुआ, एक CH3। तो इस प्रकार से जो अपन और इनकी खूब प्रैक्टिस कर लेना। तो आज का यही है कंटेंट। तो ये NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी अपनी यूनिट जो है लगभग पूरी होगी। इसके बाद अपन कल से आगे यानी नेक्स्ट कंटेंट के अंदर जो है इसके क्वेश्चंस वगैरह जो है वो करेंगे, कुछ आपको भी होम असाइनमेंट देंगे। थैंक यू।